हेलो बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल एसएस कोचिंग सेंटर बाई सुमित सर में स्वागत है। जैसा कि हम आपको घातांक और करड़ी वाला चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो अभी आपने घातांक वाली क्लास देखी थी। अब आज हम करड़ी की ओर अग्रसर होंगे। अच्छा, करड़ी कहते किसे हैं, पहले हम उसे जानेंगे, फिर उसके कुछ सामान्य नियमों को सीखेंगे और फिर उन नियमों पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। इतनी चीजें आज की क्लास में करनी है। तो सबसे पहली बात, करड़ी किसे कहते हैं? तो भैया करड़ी उसे कहते हैं जो एक अपरिमेय संख्या होती है। करड़ी क्या होता है? अगर सिंपल शब्द में पूछा जाए तो जो अपरिमेय संख्या है उसे ही करड़ी कहते हैं। जैसे कोई भी संख्या रोड में दी गई है, वो करड़ी है। अच्छा, करड़ी वर्गमूल भी हो सकता है, घनमूल भी हो सकता है, उससे ऊपर भी हो सकता है। करड़ी का ये चिन्ह है, यहां देखेंगे तो जैसे ये लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए लिखा होगा √5, तो भैया ये करड़ी का चिन्ह है, 5 करड़ी में। लेकिन यहां पे यदि कुछ दे दिया गया, जैसे 3 दे दिया गया, तो करड़ी पे यहां पे करड़ी की जो घात है वो 3 है। ये क्या कहलाता है? घात कहलाता है। जैसे ये इस तरीके से कोई संख्या करड़ी में लिखी है, तो ये क्या है भैया? करड़ी चिन्ह है। जैसा यहाँ पे इंडिकेट हमने किया, ये करड़ी चिन्ह है। ये जो है करड़ी की घात है कि करड़ी की घात कितनी होगी, और ये करड़ीगत संख्या है कि करड़ी के अंदर कौन सी संख्या लिखी गई है, ये वो संख्या है। इस तरीके से ये होता है करड़ी। यहाँ पे करड़ी की घात होती है कि करड़ी की घात कितनी है। अच्छा, अब इनके कुछ सामान्य नियमों को हम सीखेंगे। जैसे करड़ी का जो नियम है, पहला, अगर ऐसे कोई चिन्ह, कोई संख्या दिया गया है, एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं इनका, जैसे मान लीजिए दिया है 5, यहाँ पे करड़ी की घात जो है 2 दी गई है, तो भैया इसे लिखेंगे कैसे? 5 पे घात 1/2। इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, अगर ये ऐसे दिया हो, x y ऐसे करड़ी दिया है, यहाँ पे मान लीजिए 2 लिखा है, 3 लिखा है, 5 लिखा है, कुछ भी लिखा हो सकता है, मान लीजिए 5 लिखा है, तो ये क्या होगा? ये भी ऐसे ही होगा, x y की होल पावर लगा देंगे यहाँ पे, होल स्क्वायर जिसे कहते हैं, पूरे की घात जिसे कहते हैं। ऐसे नहीं लिखेंगे x y पावर 5, ऐसे नहीं लिखना है, ये गलत हो गया। इसका अर्थ केवल y पे 5 है, यानी होल लगाना है, पूरे का लगाना है। तो या तो ऐसे कह दो x पावर 1/5 गुणे y पावर 1/5, या फिर ऐसे लिख देते हैं। तो ये हो गया पहला नियम। अच्छा, अब हम देखते हैं दूसरे नियम को। यहाँ पे जो हमने लिखा है, अगर कोई संख्या ऐसे करड़ी में लिखी है, इसका एग्जांपल देखते हैं। कोई संख्या ऐसे करड़ी में लिखा है, जैसे मान लीजिए लिखा है 5 और यहाँ पे करड़ी में लिखा है 3 और इनका पूरा घात लगा के यहाँ भी 3 लिखा है, तो भैया इसका मान 5 होगा। अच्छा, कैसे होगा अगर देखना चाहते हैं तो हमने बताया क्या, अगर कोई संख्या ऐसे करड़ी में लिखा है तो इसका अर्थ क्या होगा? 5 पे घात 1/3 और पूरे का घात 3। अगर घात का घात है तो घातांक के नियम से इनके घातों का गुणा हो जाना है, यानी 5 पे घात 1/3 गुणे 3, ये कट गया, यानी आ गया कितना भैया? 5। तो यहाँ पे जो संख्या करड़ीगत संख्या लिखी होगी वही मान होगा। अगर यहाँ पे करड़ी वाले चिन्ह में, यानी करड़ी का घात जो है और पूरे का घात, ये दोनों यदि बराबर हैं, अगर ऐसे प्रश्न मिल जाए तो यहाँ जो करड़ीगत संख्या लिखी है यही आपका उत्तर होगा। ठीक है, वो ऐसे ही होना है। अच्छा, अब हम चलते हैं तीसरे नियम की ओर, यानी यहाँ पे जो मान होगा भैया वो 5 ही होगा। अच्छा, इस तरीके का अगर दिख जाए, करड़ी का चिन्ह 2 बार दिख जाए और वो भी दोनों चिन्ह अलग अलग हो, जैसे मान लें यहां पे करड़ी जो है 3 दी गई है और यहां करड़ी 5 दिया गया है और अंदर संख्या जो है 7 लिखा है एग्जाम्पल के लिए। ऐसे ये करड़ीगत संख्या 7 लिखी है, यहाँ पे करड़ी की घात 5 है, यहाँ पे करड़ी की घात 3 है। इस तरीके से अगर 2 बार करड़ी दिखाई दे तो यहाँ जो करड़ीगत संख्या है इसकी घात होगी 1/, ये जो करड़ी की घात है इन दोनों का गुणा, यानी 5×3=15। जो करड़ीगत संख्या है उसकी जो घात होगी इनके करड़ी के घात का गुणा होगा।
1/m इंटू n होगा। अच्छा, अब यहां देखते हैं ये 3 और ये 2 भैया बहुत महत्वपूर्ण है, इन पे बहुत प्रश्न बनते हैं, बारंबार बनते हैं, तो हम इन्हें थोड़ा सा ध्यान पूर्वक सीखेंगे और इनके कुछ प्रश्नों को भी लेके हम आराम से इनका उत्तर बताएंगे कि इसका आंसर कितना होने वाला है। अच्छा, ये आप नोट कर सकते हैं, हम इसे निकाल के इसी जगह पे नए नए प्रश्नों को ले रहे हैं। तो जैसे हम 3 नियम आपको बता दिए, अब हम चौथे नियम की ओर बढ़ते हैं। तो चौथा नियम क्या है? चौथा नियम है भैया यहाँ पे करड़ी में, तो हम कह रहे थे कि अब जो 3 नियम के बाद नियम है, इन पे हम कुछ प्रश्नों को भी लेके इस नियम को समझाएंगे, तभी आप इस नियम को अच्छे से समझ सकते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें ये चौथे नियम की, इसके लिए हम एक सवाल लेते हैं। मान लीजिए ऐसे लिखा है भैया 20 रूट में फिर 20 रूट में फिर 20, ये कितनी बार लिखा है? 5 बार लिखा है। यहाँ पे n का मान कुछ भी हो सकता है, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, कुछ भी हो सकता है। मान कितना होगा? तो यहाँ पे सिंपल बात हम देखते हैं कि इसके लिए क्या करना है। अगर ये रूट में करड़ी में संख्या दी गई है और ऐसे इनके बीच गुणे वाले चिन्ह लगे हैं, क्योंकि यहां देखेंगे गुणे वाले हैं, यहाँ योग का है और यहाँ अंतर का है, तो तीनों पे हम सवाल आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पे काउंटिंग की संख्या निश्चित दी गई है कि n बार है। अच्छा, इसके बाद कुछ और सवाल हम लेंगे, कुछ और नियम बताते रहेंगे। फिलहाल अभी इतने को हम आराम से सीखते हैं। ये 5 बार है, इसके लिए नियम क्या है भैया? 20 पे घात यानी a पे घात क्या है नियम? a पे घात 2 पावर n माइनस 1 बटे 2 पावर n, ये नियम होगा। a क्या है? a ये कर्णीगत संख्या है, तो a कर्णीगत संख्या 20 है। 20 की पावर कितना भैया? 2 की पावर कितना? 5 बार है n की संख्या, तो n का मान 5 माइनस 1 बटे 2 पावर 5 हो गया। इस तरीके से हम इनका मान निकाल सकते हैं। देखेंगे इसे ही फॉलो करना है हमें। तो यहाँ पे 2 की घात 5 का मान कितना होगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा भैया 20 की पावर 32 माइनस 1 बटे 32, अर्थात 20 की पावर 31 बटे 32, ये आपका आंसर हो जाएगा। कब? जब यहाँ पे n की संख्या क्लियर हो कि कितनी बार है ये संख्या। तो ऐसे अगर कोई संख्या यहाँ कर्णीगत संख्या जो लिखी है, इसकी घात कर देना 2 की घात n, यानी जितनी बार लिखा हो उतना n माइनस 1 बटे 2 की घात n, फिर फट से आपका मान पता हो जाना है। अच्छा, अगर यहाँ पे n की को क्लियर ना करके कहते भैया ये अनंत तक है, तो अगर अनंत तक है तो कैसे लगेगा? इस सवाल को आप नोट कर सकते हैं। अब इसी की जगह पे हम दूसरे सवाल को लेते हैं जहां पे अनंत बार की बात की गई है। तो यहाँ पे अनंत हो जाए तो भैया ये तब नहीं रह जाएगा, तब इसका मान कितना होगा भैया? सिंपल a होगा। तब आपका उत्तर कितना होगा? तो यानी कर्णीगत संख्या यहाँ पे कितनी लिखी है? तो कर्णीगत संख्या यहाँ पे भैया 20 लिखी है, तो इसका मान 20 ही होगा। तो अनंत वाला बहुत आसान होता है। अगर ऐसे गुणे के रूप में कर्णीगत संख्या लिखी हुई है और वह अनंत तक है, तो सीधे बस वही मान हो जाता है a। अच्छा, ये हमने लिखा है, ये भी इसी से रिलेटेड है। यदि यहाँ पे हम कोई संख्या लिख दें, मान लीजिए 3 लिख दें भैया, अगर कुछ नहीं लिखा था तो 2 लिखा था, यहाँ भी 3 हो गया, यहाँ भी कर्णी की घात 3 हो गया, सब पे कर्णी की घात 3 कर दें, तो यहाँ पे कितना होगा? कर्णी की घात n माइनस 1 अर्थात n माइनस 1 और अंदर होगा a। तो यहाँ उत्तर कितना हो जाएगा? देखेंगे a की जगह पे कितना लिखा है भैया? 20 लिखा है। n माइनस 1 यानी n का मान है 3 माइनस 1 अर्थात 2, यानी 20 का वर्गमूल, ये हो गया। या 20 पे घात 1/2 कर दो, ये हो गया। या ऐसे कर सकते हैं 20 का आप गुणनखंड कर दें, 20 का गुणनखंड कर दें
तो 20 का गुणनखंड 2 दूनी 4 पंचे 20 होगा, एक जोड़ा बन के बाहर आ जाएगा, यानी 2√5 होगा। अब ऐसे भी कर सकते हैं, तो चाहे ये लिखें या ये लिखें, तीनों आंसर सही हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं, यहाँ पे दो कंडीशन हमने लिखा है, एक प्लस हो और एक माइनस में हो, दोनों को हम एक साथ सीख लेंगे, इसीलिए हमने ऐसा लिया है, ऐसे कंडीशन बना के लिया गया है कि दोनों के उत्तर को हम एक साथ क्लियर करेंगे। अच्छा, यहां क्या है देखेंगे, अगर कर्णीगत संख्या ऐसे प्लस में योग में अनंत बार लिखा हो भैया, अनंत का मतलब पता ही नहीं है कहां तक लिखा है, और ऐसे माइनस में लिखा हो, ये भी अनंत बार लिखा हो, यानी ये भी नहीं पता है कितनी बार लिखा है, तब कैसे इन सवालों को लगाना है, एक एग्जांपल लेते हैं सवाल का, फिर वहां से सीखते हैं, प्लस वाला भी और माइनस वाला भी सीखते हैं, तो इन्हें आप नोट कर सकते हैं। अच्छा, अब देखेंगे, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया √42 प्लस कर्ड़ी 42 प्लस कर्ड़ी 42 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ऐसे अगर दिया हुआ है तब आपको क्या करना है, बहुत सिंपल बात है भैया, बहुत ही सिंपल है। अच्छा, जैसे यहाँ पे ये ध्यान दिए होंगे आप, ये यहाँ पे क्या था, यहाँ पे घात, यहाँ पे ए मान हो जाता है कर्णीगत का, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब कोई चिन्ह नहीं लगा है तो 2 लगा होता है, 2 में से 1 घटाते 1 आता है, यानी ए पे घात 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे यदि n हो जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ 5 लिखा होता, तो ए पे घात, यहाँ पे कर्णीगत घात जो है होगा 5 - 1 अर्थात 4 हो जाता, तो इस तरीके से सवाल को लगा सकते थे वो। अच्छा, यहां हम आते हैं, एक प्लस वाला ले लिए और एक माइनस वाला ले ले। अच्छा, माइनस वाला यदि हम लेना चाहते हैं तो भैया एक माइनस का ले लें और दोनों का उत्तर एक साथ देखेंगे। जैसे मान लीजिए यही माइनस में लिखा हो 72 -72 -72 माइनस इनफाइनाइट तक है, सेम यही सवाल है, सॉरी यहां 42 लिखा, यहां 72 लिखा, दोनों को 42 कर दें, दोनों को 42 कर दें, तो आपको करना क्या है, यहां जो संख्या भैया लिखी होगी उसका गुणनखंड अगर देखें, जैसे 42 लिखा है तो 42 का गुणनखंड, यहां पे क्या लिखा, जब योग या अंतर के रूप में कर्णी कई बार हो, जब योग या अंतर के रूप में कर्णी कई बार हो, ऐसे कर्णी कई बार लगा है, योग या अंतर के रूप में हो, चाहे योग में हो चाहे अंतर में हो, कई बार हो, तो कर्णीगत संख्या का ऐसा गुणनखंड करते हैं जिनका अंतर 1 हो, यानी कर्णीगत जो संख्या लिखी है उनका ऐसा गुणनखंड बनाएंगे कि उनमें 1 का अंतर हो। जैसे यहां पे देखें 42 लिखा है, अब 42 का ऐसा खंड आप खोजिए कि गुणा करें तो 42 आ जाए और यदि घटा दें तो 1 आ जाए, तो भैया कहेंगे 7 और 6 होगा, 7 गुणे 6 होगा। यदि ये x बराबर लिखा है, ये भी किसके बराबर लिखा है, x बराबर, दोनों में x का मान बताना है, ठीक है, तो अब 7 गुणे 6 होगा। अब यहां पे क्या लिखा गया, ऐसा खंड बना लिए जिनका अंतर 1 है, जिनका अंतर 1 है, तो अब केस 1 में बड़ा गुणांक उत्तर होगा, जो केस 1 है, अर्थात जब योग वाली बात आएगी तो इन दोनों में जो बड़ा गुणांक है वो उत्तर होगा। और अगर केस 2 की बात करें, यानी जब अंतर वाली बात करेगा तो y उत्तर होगा, यानी छोटा वाला गुणांक उत्तर होगा। तो अब देखें, इसके लिए x का मान बड़ा गुणांक कितना है, 7, तो यहाँ पे 7 होगा, और यहाँ पे x का मान क्या होगा, छोटा वाला यानी 6 होगा। इस तरीके से आप फटाक से उत्तर बता देंगे कि इसका मान कितना होगा। जब कर्णीगत संख्या कई बार योग या अंतर के रूप में दिया हो, जब योग के रूप में दिया हो, तो फिर कर्णीगत संख्या का ऐसा खंड बनाएंगे, जिसका ऐसा गुणनखंड बनाएंगे जिसका अंतर 1 हो
तो बड़ी वाली संख्या इसका आंसर होगा। और अगर माइनस माइनस लगा है बीच में, अगर यहाँ पे अंतर वाले सवाल दे दिए तो सेम वही चीज करना है, वैसा ही गुणनखंड बनाना है, बस छोटी वाली संख्या उत्तर होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए और लेते हैं, जैसे हमने ऐसे ले लिया 72 प्लस 72 प्लस 72, ये करड़ी में जाएगा, सॉरी करड़ी में ऐसे ऐसे ये इनफाइनाइट तक है। अब यहां पे देखिए 72 करड़ी में लिखा है, प्लस में लिखा है, बार बार लिखा है, कई बार लिखा है, तो 72 का गुणनखंड करते हैं तो 9 8 72 होता है, और 9 में से 8 घटा देते हैं तो भैया 1 आ जाता है। अच्छा, इस तरीके से यहां पे अंतर 1 होता है तो 72 का गुणनखंड 9 गुणे 8 होगा। अब इनमें अंतर देखें तो 1 का है, तो भैया अगर योग वाला है तो बड़ा वाला उत्तर होगा, यानी x बराबर ये है तो x बराबर यहाँ पे 9 होगा। अगर यहाँ प्लस की जगह पे माइनस कर दें तो अब यहाँ पे अंतर वाला है, यानी केस सेकंड है, अंतर वाला है तो छोटा वाला उत्तर होगा, यानी यहाँ पे x का मान भैया 8 हो जाएगा। इस तरीके से हमें लग रहा है कि आप इस कंडीशन को आराम से सीख गए होंगे। अच्छा, इन सब सूत्रों को आप नोट कर लें। अब हम चले परमेयकरण की ओर और सीखें परमेयकरण को। आराम से सीखेंगे, बहुत ध्यानपूर्वक, क्योंकि परमेयकरण अपरमेय संख्या में बड़ा आवश्यक होता है। तो आप इसे नोट कर लें और अच्छे से समझ लें। यदि कहीं कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको बताया था कि अब हम कुछ सवालों को लेकर चलेंगे। उन सवालों में हम क्या क्या आपको पढ़ाने वाले हैं। पहली बात तो परमेयकरण सिखाएंगे। परमेयकरण सिखाने के बाद 4 टाइप के प्रश्न लिए हैं, और एक छोटी या बड़ी करड़ी याद करना। ऐसे प्रश्न दे देगा, कई करड़ी दे देगा, जैसे कि एग्जाम्पल प्रश्न नंबर 1 ऐसे करड़ी दे दिया, कह दिया सबसे बड़ी संख्या बताइए या सबसे छोटी संख्या बताइए, आप दोनों बताएंगे। तो पहले हम शुरुआत करते हैं परमेयकरण से, फिर वापस इस पे आते हैं। तो परमेयकरण क्या है? परमेयकरण में भाई सिंपल बात आप याद रखेंगे कि हर वाली संख्या करड़ी के रूप में ना हो। अगर हर वाली संख्या करड़ी के रूप में है तो उसका परमेयकरण करना है। सिंपल बात होती है। एग्जाम्पल के लिए यदि हम देखें, यदि हम बात करें कि 3/√3 का परमेयकरण, 3/√3 का परमेयकरण कितना होगा? तो भैया हर वाली संख्या रूट में दिख रही है, तो हर वाली संख्या जो रूट में दिख रही है सेम इसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा, √3/√3। तो ये कितना हो गया भैया? 3√3, और यहां पे आ गया √3 का गुणा 3। किसी भी रूट वाली समान संख्या का गुणा करते हैं रूट हट जाता है। क्यों हट जाता है? क्योंकि √x गुणे √x अर्थात √x गुणे x और एक जोड़ा बन गया, ये रूट से बाहर आ जाएगा, केवल x होगा। यानी किसी भी संख्या को यदि रूट में 2 बार लिखा गया है तो हम उसका जोड़ा बना के बाहर ले सकते हैं। जैसा यहाँ हुआ, 3 से 3 कट गया, कितना गया भैया? √3। तो ये आंसर हो गया। अच्छा, एक और लेते हैं। मान लो लिखा हो 2√3 बटे √2, ऐसे लिखा हो मान लो। तो अब यहां पे भी क्या करना है? यहां पे अंश वाले रूप को नहीं देखना है, अंश वाली करड़ी को नहीं देखना है, केवल आपको हर वाले करड़ी को देखना है। हर वाली करड़ी रूट में ना रहे, बस इतना काम करना है। तो हर वाली करड़ी यहां पे कितनी है? 2, ये रूट में है, तो इसका गुणा करा दो सेम √2 से ऊपर नीचे। तो ये कितना हो जाना है? 2 √2 √3 और √2 का गुणा √3 दूनी 6, और √2 का गुणा भैया 2 से 2 कट गया, आ गया कितना भैया? √6 हो गया। इस तरीके से जो एक संख्या की करड़ी लिखी होगी उसका परमेयकरण करेंगे।
फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं। परमेयकरण करने का अर्थ होता है हर वाली संख्या करड़ी के रूप में ना हो। अच्छा, अगर हमें एक से अधिक संख्याओं की करड़ी करनी है, इसे नोट कर सकते हैं आप। अच्छा, एक से अधिक कहने का मतलब क्या है? जब भैया 2 पद 3 पद लिखे हो हर में, तब कैसे परमेयकरण करते हैं? मान लिया लिखा है 4 माइनस रूट 3 बटे 2 प्लस रूट 3। अब यहां पे क्या देखना है आपको? केवल हर वाली संख्या देखनी है भैया। क्या देखना है? केवल हर वाली संख्या देखनी है। तो हर वाली संख्या यहां पे कितनी है? 2 और प्लस रूट 3। तो यहां पे आप देखें तो जो संख्या लिखी होगी हर में, हर वाली संख्या का विपरीत चिन्ह करके अंश तथा हर में गुणा करा। सिंपल बात है ये। हर वाली संख्या का विपरीत चिन्ह करके अंश तथा हर में गुणा कराते हैं। जैसे हर वाली संख्या क्या लिखी है? 2 प्लस रूट 3, तो यहां गुणे होगी भैया 2 माइनस रूट 3 बटे 2 माइनस रूट 3। तो अब इन दोनों का गुणा कितना होगा? तो 4 माइनस रूट 3 का गुणा किससे करना है? 2 माइनस रूट 3 से। और नीचे क्या लिखा है भैया? 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3। अब यहां पे देखेंगे इनका इनसे गुणा, तो 4 दूनी 8, 4 से रूट 3 का गुणा माइनस 4 रूट 3 का 2 से गुणा माइनस 2 रूट 3, माइनस माइनस का गुणा प्लस रूट 3 का गुणा 3 होता है। अच्छा, अब हर वाली संख्या को देखते हैं तो ये सूत्र लिखा है a प्लस बी और a माइनस बी। तो a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस बी स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर भैया 3। अब 4 में से 3 क्या होगा? घट जाएगा, 1 आएगा और ये जोड़ लो 8 और 3 11 माइनस 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 जुड़ेगा 4 2 6 रूट 3। तो आंसर हो गया 11 माइनस 6 रूट 3। इस तरीके से आप परमेयकरण कर सकते हैं। किसी भी संख्या का परमेयकरण करने के लिए उसके हर वाली जो संख्या दी गई है उसके विपरीत चिन्ह से अंश तथा हर में गुणा कर दें, परमेयकरण हो जाता है। तो इस तरीके से आप इस सवाल को नोट कर दें। फिर हम चलते हैं अगली टॉपिक की ओर। तो अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं, बड़ी या छोटी करड़ी ज्ञात करना। यानी हम एग्जाम्पल भी लेते हैं तभी आपको हम अच्छे से समझा सकते हैं। यहाँ पे पहला वाला प्रश्न जो लिखा है वो क्या लिखा है? करड़ी में 12 या करड़ी की घात 6 या 12, 3 4 4 5 करड़ी में 3 में सबसे बड़ी संख्या यहां ज्ञात करनी है। अगर ऐसे सवाल दिए गए तो सबसे पहला काम भैया क्या है? सर्वप्रथम करड़ियों को हटाएं। अब भैया करड़ी को हटाने के लिए याद होगा आपको हमने क्या लिखवाया था? एन ए बराबर ए पावर 1 बटा n। ये नियम हमने लिखवाया था। यही नियम के आधार पे आप सारे करड़ी को हटा दें तो ये 12 पे करड़ी घात कितना हो जाएगा? 1/6। ये कितना हो जाएगा? 4 पे घात 1/3। ये कितना होगा? 5 पे घात 1/4। ये कितना होगा भैया? तो 3 पे घात 1/2। ऐसे सब पे घात हो जाना है। सबसे पहला काम हमने कर लिया, सर्वप्रथम करड़ियों को हटाएं। दूसरी बात क्या करनी है? भिन्नात्मक घात को सरल घात में बदलने के लिए
सरल घात का अर्थ क्या हो गया, जैसे कोई भिन्नात्मक संख्या लिखी है 4/3, अब यहाँ पे इसे हमें ऐसे लिखना है कि यहाँ पे केवल अंश लिखा रह जाए और हर इसका एक हो जाए, हर इसका एक हो जाए, इस तरीके की संख्या बनानी है। तो अब हम क्या करेंगे, सरल घात में बदलने के लिए हर का लासा लेकर घातों में गुणा करते हैं। हर का लासा ले लें भैया, तो 6 3 4 2 का लासा, 6 3 4 2 का लासा। अगर देखें तो भैया यहाँ पे 2 2 बार आ रहा है, 1 3 बार आ रहा है, अर्थात 12 होगा। अब अगर लासा नहीं आता है तो फिर जब पढ़ाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, जिससे छोटा लासा तो नहीं मिलेगा। सिंपल बात है, यहाँ पे 2 से ये कट रहा है, 4 से ये कट रहा है, 3 से ये कट रहा है और 3 और 2 से ये कट रहा है, अर्थात 12 ही होगा, 12 से ज्यादा नहीं होगा। तो अब देखते हैं 12 हो गया, तो अब 12 से इनकी घातों का गुणा करा दो, 1/6 गुणे 12, 4 की घात 1/3 गुणे 12, सभी घातों में गुणा कराना है। 5 की घात 1/4 गुणे 12, 3 की घात 1/2 गुणे 12। अब देखें 6 एकम 6 6 दूनी 12, तो यहां बचा क्या, 12 पे घात 2, 3 एकम 3 3 चौक 12, तो 4 पे घात 4, 4 3 12 यानी 5 पे घात 3 और 2 छक 12 यानी 3 पे घात 6। अच्छा, 12 की घात 2 का मतलब 12 पर ही हम 144, 4 पे घात 4 का मतलब भाई 4 का 4 से गुणा 16, 16 चौका 64, 64 चौके 256, यानी 4 को ऐसे 4 बार गुणा कराना है। तो 4 चौक 16 और 4 चौक 16, 16 का स्क्वायर भैया होता है 256, 5 का क्यूब 125, 3 की पावर 6, 3 को ऐसे 6 बार लिखना है, 3 तिक्का 9, 3 तिक्का 9, 9 3 तिक्का 9, यानी 9 का क्यूब होता है भैया 729। अब इसमें पूछा क्या है, सबसे बड़ी करड़ी क्या है, तो सबसे बड़ी जो संख्या दिख रही है वही सबसे बड़ी करड़ी होगी, और यदि सबसे छोटी करड़ी पूछता तो जो संख्या सबसे छोटी दिख रही है वह सबसे छोटी करड़ी होती। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कितनी दिख रही है, 729, अतः √3 सबसे बड़ी संख्या है। इस तरीके से ये सवाल आपका लगेगा, फिर से के बाद देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे नियम पे भी ध्यान रखेंगे, नियम इसीलिए हमने लिख दिया। क्या करना है, सबसे पहले करड़ी को हटाना है और फिर भिन्नात्मक घात को सरल घात में बदलने के लिए हर का लासा लेकर अंश में गुणा करा देना है या भिन्न में गुणा करा देना है, फिर वो सरलतम रूप में बदल जाएगा। अब सरल करके बड़ी या छोटी करड़ी याद कर लेंगे। तो यहाँ सवाल को देखते हैं, सबसे पहले हमने करड़ी को हटा दिया, करड़ी को हटाने के बाद यहाँ जो घात के रूप में दिख रहा है भिन्नात्मक घात, इनके हर का लासा लेते हैं तो 12 आ जाता है, 12 से इनके सभी घातों में गुणा करा देते हैं, गुणा कराने के बाद ये इस रूप में बदल जाता है, इस रूप में बदलने के बाद इनका मान निकाल लेते हैं, मान निकालने के बाद हम छोटी संख्या या बड़ी संख्या कुछ भी बता सकते हैं। तो इस तरीके से ये सवाल अभी आपका लग गया। अब हम चलते हैं कुछ और करड़ी के सवाल को लिया गया है उसकी ओर, तो आप इन्हें नोट कर लें। तो हम लेते हैं दूसरे वाले प्रश्न को। अच्छा, यहां देख के लगेगा नहीं परेशान हो गए, लेकिन परेशान नहीं हो गए, हम सिंपल बात बताते हैं।
देखो यहां पे भी एक नियम याद रखना, क्या, यदि कोई संख्या ऐसे लिखी है 1/√a माइनस √b, ऐसे लिखा हुआ एक बट्टे करके लिखा, और यहां a तथा b में एक का अंतर है। कितने का अंतर है? एक का अंतर है। तब इतना बराबर कितना होगा भैया? √a प्लस √b होगा। अर्थात यही लिखा है, इसी के विपरीत ऐसा लिखा हो, 1/√a प्लस √b लिखा है, तो ये √a माइनस √b होगा। अब बात को समझेंगे, यदि कोई संख्या ऐसे करड़ी के रूप में लिखा है, उसका परमेकरण करना है और इन दोनों संख्याओं में एक का अंतर है। कितने का अंतर है? एक का अंतर है, तो ये इनके विपरीत चिन्ह के साथ अंश में चला जाएगा और हो गया परमेकरण। देखें एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हमने लिखा क्या है, 1/√5 माइनस √4। अच्छा अब देखें, इसका परमेकरण करने के लिए ऊपर नीचे गुणा कराना होगा √5 प्लस √4 से, तो ऊपर तो एक है यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, तो ऊपर तो बचेगा √5 प्लस √4। यहां पे देखें a माइनस b, a प्लस b यानी a स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 हो गया, माइनस b स्क्वायर 4, √4 का स्क्वायर 4 हो गया। तो अगर देखें तो यहाँ पे क्या आ रहा है भैया? √5 प्लस √4 बटे 1, अर्थात ये भी तो आ रहा है, बटे 1 की कोई आवश्यकता नहीं है, यही आ गया। तो यहाँ ये क्या होगा? विपरीत चिन्ह के साथ अंश में चला जाएगा अगर परमेकरण करना है तो। कब? जब इन दोनों के बीच एक का अंतर हो, विपरीत चिन्ह के साथ जाएगा। यदि यह प्लस में होगा तो ये माइनस में आएगा, अगर ये माइनस में है तो ये प्लस में आएगा। सिंपल बात ध्यान रखिएगा। तो यहां पे भी कुछ ऐसे ही सवाल लगने वाला है, नहीं तो फिर ये बहुत भारी लगेगा। देखेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्या लिखा भैया? 1/3 माइनस 8। 3 का मतलब √9 लिखा है कि नहीं लिखा है? सिंपल बात, बहुत आसान वाली बात है। यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि नहीं 3 और 8 में 1 का अंतर कहां से होगा? भैया है, क्योंकि 1/√9 माइनस √8 ऐसे लिखा है ये। अब यहां लोग कंफ्यूज होंगे कि नहीं ये तो 3 लिखा है, नहीं 3 को हम √9 लिख सकते हैं ना, बात वही है। तो ये लिखा है √9 √8, ये 8 और 7, ये 7 6 6 5 5 4 यहां तक दिया था। ठीक है, तो यहां पे यही नियम लगना है। अच्छा, इसके आधार पे इस पहले वाले का मान कितना होगा? तो भैया इसका उत्तर होगा 3 प्लस √8, क्योंकि हमने क्या कहा, इन्हें विपरीत चिन्ह के साथ ऊपर लेके चले जाएं। माइनस ये क्या होगा? तो √8 प्लस √7, ये क्या होगा? √7 प्लस √6, यहां क्या होगा? √6 प्लस √5, यहां क्या होना है? √5 प्लस √4। सारा विपरीत चिन्ह के साथ चला गया। अब हल कर लेंगे। √8 माइनस √8 माइनस √7 ब्रैकेट खोल दें, प्लस √7 प्लस √6 माइनस √6 माइनस √5 प्लस √5 प्लस √4। 5 से 5 कट गया, 6 से 6 कट गया, 7 से 7 कट गया, 8 से 8 कट गया। भैया बचा क्या? 3 प्लस √4। अच्छा, अब इसका एक सिंपल चीज और हम बता दे रहे हैं। बाद में क्यों बता रहे हैं? क्योंकि बाद में ही समझ में आएगा। यदि यहां पे अंतर 1 1 का हो, यदि अंतर करड़ी में 1 1 का हो। दूसरी बात, यहां पे जो
चिन्ह है प्लस माइनस का वो क्रमानुगत हो, यानी एक प्लस में हो तो फिर एक माइनस में हो, एक प्लस में हो फिर एक माइनस में हो। तो यहाँ पे सारे पद कट जाएंगे, यहाँ पे पहला और अंतिम पद ही उत्तर होगा। अब पहला और अंतिम पद कैसे उत्तर होगा, यहाँ अंतिम पद जिस चिन्ह के साथ है उसके विपरीत चिन्ह के साथ होगा, क्योंकि ये जब ऊपर की ओर जाएगा तो ये √5 + √4 लिखा जाएगा, और ये ऊपर ले जाएंगे तो 3 + √8 लिखेंगे। तो यहाँ से 3 पहला पद और यहाँ से अंतिम पद 3 + √4 होगा। फिलहाल अगर वो समझे तो अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे भी आप सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। तो आप इन्हें नोट कर ले, फिर हम चलते हैं आगे के 2 और प्रश्नों की ओर। अच्छा, अगला प्रश्न दिया है भैया, बड़ा इंटरेस्टेड प्रश्न है, बहुत मजेदार प्रश्न है। लोग कंफ्यूज होंगे कैसे लगाना है, लेकिन अभी हम बता दे रहे हैं, बहुत आसानी से लगाएंगे। तो यहां क्या लिखा है, करड़ी में 12 प्लस करड़ी में 140। अच्छा देखेंगे, यहां 2 बार करड़ी दिया गया है, कोई कंफ्यूजन नहीं, सिंपल बात, ऐसे ही लगाना है। यहां पे इसे क्या कर देंगे, इनका गुणनखंड कर लेंगे। 2 70 2 35 5 7। ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत। अब देखते हैं यहां पे क्या ये जोड़े से बाहर आ रहा है, तो कहेंगे बेशक बाहर आ रहा है। अच्छा, ये क्या बन रहा है, इसे हम कर दें 5 + 7 + 2 √5 × 7। तो समझ में आ रहा है, बेशक समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अब ये बन क्या रहा है, a² + b² + 2ab। देखेंगे हमने जो यहाँ पे देखा 5 और 7 गुणा के रूप में लिखा है, इनका योग यहाँ पे लिखा रहेगा। अगर इस टाइप का सवाल मिलेगा तो ऐसा ही मिलेगा कि इनका गुणा यहाँ पे मिल रहा है, जो गुणा मिल रहा है उसका योग इतना होगा। जैसे यहाँ पे अगर 3 × 5 लिखा होता तो यहाँ पे 8 लिखा होता, अगर 3 × 5 लिखा होता तो फिर यहाँ पे 8 लिखा होता। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक प्रश्न और हल करके देख सकते हो, सेम ऐसा लगेगा, 8 + 60, इसका हल कर सकते हो, ये ऐसे ही लिखना है और उत्तर बता सकते हो कितना आ रहा है। अच्छा, यहां देखते हैं, ये क्या लिख देंगे, √5 का स्क्वायर, 5 को हम √5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 7 को √7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 2 × √5 × √7 दोनों अलग अलग कर सकते हैं। ये क्या बन गया, a² + b² + 2ab। तो a + b का होल स्क्वायर, √5 + √7 का होल स्क्वायर बन जाएगा। होल स्क्वायर करड़ी के साथ हट जाएगा, यानी √5 + √7 बचा, यही आंसर हो गया। फिर से एक बार देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इनका खंड तोड़ना है। खंड तोड़ने के बाद यहां देखते हैं रूट में क्या बच रहा है, तो रूट में 5 और 7 बच रहे थे, 5 और 7 का योग 12 होता है, तो हमने भी 5 और 7 में तोड़ दिया। अब क्या करते हैं, इसी संख्या को रूट में लिख सकते हैं, क्योंकि हमें इसे बनाना क्या है, a² + b² + 2ab, ऐसा सूत्र बनाना है। तो यहाँ 2ab तो बन रहा है, एक स्क्वायर में बदल दें, किसी भी संख्या को हम रूट करके स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे मान लो 3 लिखा है, तो 3 लिखा है तो हम √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि √3 × √3 होगा, ये 3 होगा। तो बात तो वही है, तो किसी भी संख्या को हम रूट में करके उनका स्क्वायर लिख देते हैं। तो यहाँ पे ऐसा ही किया गया, ये बन गया a + b का होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर है तो करड़ी हट जाएगा, स्क्वायर भी हट जाएगा, यानी सिंपल बात, संख्या √5 + √7 बचेगा, जो आपका उत्तर होगा। अब हम चलते हैं अंतिम प्रश्न की ओर इस श्रृंखला में। भैया बड़ा मजेदार प्रश्न है, इसे आप नोट कर ले, फिर हम मजेदार प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं, और महत्वपूर्ण भी है। यहां है कुछ नहीं, यहां लोग कंफ्यूज होंगे कि लगाना कैसे है। लगाना तो बहुत सिंपल तरीके से है, 2 + √3 बटे 7 - 4√3 बराबर a + b√3। आपको यहाँ क्या करना है, क्या a और b का मान बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको करना क्या है, बहुत सिंपल बात, आपको करना ये है कि इस वाली संख्या का जो इधर संख्या लिखी है, इनका परिमेयकरण कर देना है।
और फिर वो इसी फॉर्मेट में जाके बन जाएगा अगर इस टाइप का सवाल दे रहा है। अगर एक दिन दो चर राशि दे रहा है तो फिर उस टाइप का फॉर्मेट बन जाएगा। एक चर राशि दिया होता तो पक्षांतर करके हल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर दो चर राशि दिए गए हैं, दो अज्ञात मान है, तो फिर परमेयकरण करो और इनसे इनका कंपेयर कर दो। जैसे यहाँ पे 2 + √3, यहाँ पे परमेयकरण करना है भैया तो 7 + 4√3 से गुणा होगा, क्योंकि इसका हल क्या लिखा है 7 - 4√3। और हमने बताया गया है परमेयकरण कराते समय कि हमेशा विपरीत चिन्ह के साथ परमेयकरण होता है। तो 7 - 4√3 था तो 7 + 4√3 से गुणा होगा। 2 × 7 = 14, 2 × 4 = 8√3, 7 का √3 से गुणा प्लस 7√3 और √3 का 4√3 से गुणा प्लस 4 × 3 = 12। देखेंगे ध्यान से, 2 का 7 से गुणा 2 × 7 = 14, 2 का 4 से गुणा 4 × 2 = 8√3, फिर 7 से √3 से 7 का गुणा कराना है तो 7√3 और फिर √3 का 4√3 से गुणा कराना है, √3 × 4√3 तो 4 √3 √3 का गुणा कितना होगा भैया 3 होगा, 4 × 3 = 12। ऐसे यहां है a - b a + b a² - b²। बंद यहां देखोगे 7 का स्क्वायर कितना 49, इनका स्क्वायर कितना होगा 4√3 का, तो 4√3 × 4√3 16, √3 का गुणा 3 16 × 48, तो ये हो गया भैया 48। ये कितना हो रहा है 14 12 26 और 8 और 7 15√3। अच्छा यहां इसके बराबर क्या लिखा था, इसके बराबर लिखा है a + b√3, यहां पे लिखा है a + b√3, a + b√3। अब ये क्या होगा 26 + 15√3, क्योंकि इनका अंतर तो 1 बचा, कोई प्रभाव नहीं, बराबर a + b√3 हो गया। अब यहां इन दोनों को कंपेयर करते हैं, a की जगह पे कितना लिखा है 26 लिखा है, b की जगह कितना लिखा है 15 लिखा है। दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर a बराबर कितना 26 और b बराबर कितना 15, हो गया भैया आंसर। इस तरीके से आप इस सवाल को लगा सकते हैं। फिर से एक बार देखें तो हमने कुछ किया नहीं है, हमने इस वाले पक्ष का परमेयकरण किया है। परमेयकरण करने के बाद ये फिर इसी रूप में बन गया कि a + b√3 बन गया, ऐसे ही बना। तो सवाल आपका लग गया, a का मान 26, b का मान 15। इस तरीके से आप घातांक और करड़ी के विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को हल करें। यदि कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और हम अगली क्लास में कोई नया क्लास लेके आएंगे। और फिर जब हम घातांक और करड़ी के स्पेशल सवाल लेंगे यानी प्रश्न लेंगे, तो वो आपके पर्सनल पे, यानी कहने का मतलब अगर कांस्टेबल की तैयारी कर रहे होंगे तो कांस्टेबल के लिए, टेट की तैयारी कर रहे हैं टेट के लिए उस टाइप से प्रश्न लिए जाएंगे। बाकी अभी ये तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पढ़ रहे हो। फिर हम मिलेंगे, अगला जो क्लास होगा वह एक बहुत बेहतर क्लास होने वाला है। तो आप अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो लगातार मेरे साथ बने रहिए और लाइक शेयर करना ना भूलें। और यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे द्वारा डाले गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।